तो देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्ट स्टार्ट किया था। मैंने कहा था 4 टाइप्स के सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जिसका पीएच ऑलवेज 7 होता है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एसिड स्ट्रॉन्ग है सो पीएच 7 से कम होगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड बोथ वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों वीक। तो हम लोग आज चलो उसी को करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं वही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, हेडिंग हमारा मेन रहेगा। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो पहचानोगे कैसे? पहली बात, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, ये तो मैंने लेक्चर के मतलब पहले लेक्चर में बता रखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पहचानोगे। मैंने ये भी कहा था कि आप याद कर लेना, और कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट मैंने दी थी। HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4, HClO3, इतने मॉलिक्यूल मैंने कहा था याद कर लेना। इसके अलावा अगर कोई और एसिड मिलेगा तो वीक एसिड रहेगा, कोई और एसिड मिले वीक एसिड। बेस के बारे में मैंने कहा था कि ऑल द बेसिस ऑफ एल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्ट्रॉन्ग बेस एक्सेप्ट बेस ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। उन दोनों को छोड़ के बाकी सबके बेस क्या होते हैं? वीक होते हैं। तो देखो कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कैसे सॉल्ट हो सकता है। NaCl, NaCl किसका बेस है, मतलब किसका सॉल्ट है? NaOH प्लस HCl। जैसे NaBr या KI, KOH प्लस HI, CaCl2, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऐसे हो सकता है लाइक Na2SO4, CaSO4। ऐसे आप बहुत से एग्जांपल लिख सकते हो, लाइक BaSO4। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है लाइक KNO3, ठीक है, लाइक BaNO3 ट्वाइस। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड नाइट्रिक एसिड। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो है क्या, ऐसे जो सॉल्ट होते हैं ऐसे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। मतलब अगर आप ऐसे सॉल्ट को पानी में डालते हो तो कुछ नहीं होता है। मतलब अगर आप हाइड्रोलिसिस का मतलब ये कि वाटर से कुछ रिएक्शन करके कुछ बनाए। अगर आप देखो तो हमारे घर पे जो नमक आता है, अगर आप उसको पानी में डालते हो तो उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आता, वाटर जैसा था वैसा ही रहेगा। और मैंने इवन लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच 7 ही रहता है। तो ऐसे सॉल्ट का कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसमें नीचे लिखो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, सो pH ऑफ सोल्यूशन रिमेन्स सेम। ये ब्रैकेट में लिख लो, इन केस ऑफ वाटर रिमेन्स 7। एक्चुअली में वाटर के अलावा अगर आप कुछ और सोल्यूशन भी लेते हो तो उसमें अगर आप ऐसे सॉल्ट को डालोगे तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो pH ऑफ सोल्यूशन रिमेन्स 7 भाई, ब्रैकेट बंद कर लो। इसमें नीचे लिखो कि वही दिस सॉल्ट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में नहीं जाते। ठीक है, ये तो होता क्या, इसमें कुछ होता ही नहीं। देखो है क्या, अगर आप सोचो कि NaCl को अगर वाटर से रिएक्शन कराओ, ठीक है, सपोज करते हैं आपने इसको सोचा करवाने के लिए, तो क्या बनेगा? NaOH प्लस HCl। ठीक है, अब 1 मिनट रुक के सोचो, हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस 100% आयनाइज होता है, ये 100% टूटता है। आप इसको बना कैसे सकते हो? अरे ये मान लो बन भी किया तो दोबारा टूट जाएगा, दोबारा तो ये जैसे आएगा तो ये वैसे ये रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, ये होगा ही नहीं। मतलब आप अगर इसको करवाने का ट्राई भी करोगे दोबारा उधर ही चला जाएगा। अरे NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो पूरा 100% आयनाइज होता है। तो जब 100% आयनाइज होता है वो मतलब बेस खुद टूट जाता है, तो आप बना कैसे सकते हो? बनेगा तो तुरंत टूट जाएगा। तो मतलब ये आपको मिलेगा ही नहीं कभी, ये जैसे मिलेगा उधर ही चला जाएगा, आपको ये कभी आएगा ही नहीं। तो क्योंकि ये बेस भी स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, और वो 100% आयनाइज हो जाते हैं। 100% आयनाइज होंगे तो दोबारा क्या बना देंगे? सॉल्ट और वाटर। तो मतलब कि जहां से आप चलोगे वहीं आ जाओगे, तो कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। मतलब कि जहां से चले दोबारा वहीं आ गए, तो ऐसे का रिजल्ट कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब एक बात को ध्यान रखना, मैं एक टर्म बता रहा हूं। एक्चुअल में आप लोगों ने कभी मैचेस, क्रिकेट मैच देखा होगा,
तो अरे कोई भी मैच, चलो फुटबॉल मैच देखा होगा, तो फुटबॉल में क्या होता है, कुछ ग्राउंड में कुछ प्लेयर खेलते रहते हैं और बाकी जनता बाहर से बैठ के देखती रहती है। जो बाहर से जनता बैठ के देखती है उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर। अरे बोलते हैं ना स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर का मतलब क्या होता है, भाई बाहर से देख रहे हैं, कुछ करता तो है नहीं। अरे मान लो क्रिकेट मैच चल रहा है तो स्पेक्टेटर क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। अरे जनता मतलब कुछ प्लेयर खेल रहे हैं, कुछ कोच वो सब आपस में कुछ करे, जनता क्या कर सकते है, जो देख रही कुछ भी नहीं, तो वो क्या स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर कुछ नहीं कर सकता, स्पेक्टेटर सिर्फ मैच को देख सकता है। वैसे ये जो कटायन और अनायन होते हैं, जो कटायन स्ट्रॉन्ग बेस से आते हैं, जो अनायन स्ट्रॉन्ग एसिड से आते हैं, वैसे कटायन और अनायन अगर आप वाटर में डालते हो तो कहीं कुछ नहीं होता, मतलब वो कुछ करते ही नहीं है। तो हम लोग ऐसे कटायन या अनायन को बोलते हैं स्पेक्टेटर, कटायन एंड अनायन। मतलब जो अनायन कुछ नहीं करेगा वो कहलाएगा स्पेक्टेटर। तो क्या है, तो लिखो स्पेक्टेटर आयंस। तो इसमें नीचे लिखो कटायन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस एंड अनायन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड आर स्पेक्टेटर आयंस बिकॉज these ion does not take part in any reaction. They simply watch all the reaction. सिर्फ देखते हैं, किसी चीज से कोई मतलब Na+ बन गया तो Na+ आप एक्चुअल में देखो क्या है, Na+ बहुत स्टेबल है। अरे बोलते हैं ना सोडियम रिएक्टिव होता है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे के Na+ बन के बहुत स्टेबल है। मतलब इसको समझ लो, इसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ये मतलब आराम से चिल रहता है, इसको कोई टेंशन नहीं। Na+ बहुत स्टेबल है, इसको बोले कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसे कटायन जो स्ट्रॉन्ग बेस या ऐसे अनायन जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आते हैं, नॉर्मली ऐसे कटायन या अनायन को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, बहुत स्टेबल होते हैं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। तो ये कहलाता है स्पेक्टेटर आयन। मतलब जैसे बोलते हैं साधु बन गई है, मतलब इन्होंने सारे मोह माया त्याग दी, कोई रिएक्शन से कोई मतलब नहीं, आराम से रहते हैं। तो याद रखना है कि जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होता है उसमें pH 7 ही रहता है, क्योंकि इनके जो आयंस होते हैं वो स्पेक्टेटर आयन होते हैं, वो कुछ नहीं करते। मतलब जो कुछ करेगा तो जो बनेगा वो दोबारा फिर से टूट जाएगा, तो एंड द एंड आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो हम लोग इसको बोलते हैं आपका स्पेक्टेटर, कटायन एंड अनायन। ठीक है, ये पहला हो गया। अब सेकंड पे आता है। देखो सेकंड वाला से इंटरेस्टिंग केस चालू है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो इसमें आगे जैसे कई बार लोगों को इसमें एक आगे फॉर्मूला डराइव होगा, बहुत बार लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो उसको बचने के लिए, उसको वही समझाने के लिए ट्रिक यही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो याद रखना कि इसका pH 7 से कम होगा, क्योंकि बेस बेचारा कमजोर पड़ गया। फॉर्मूला जब लास्ट में आ जाएगा तो इसमें कुछ प्लस माइनस का खेल है, तो इसीलिए 7 से कम याद रखोगे तो आपको फॉर्मूला में से याद रहेगा, आगे देख लेंगे सब समझ में आ जाएगा। तो पहले एसिड कैसा है स्ट्रॉन्ग, बेस कैसा है वीक। देखो वीक बेस के बारे में जब बोला जाए तो लिथियम का बेस, बेरिलियम का बेस, और अगर कोई नाइट्रोजन का बेस है लाइक NH4OH, लाइक आपके पास कुछ और मॉलिक्यूल होते हैं लाइक इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे जरूरत है नहीं, पर नाइट्रोजन के बेस मतलब याद रखना कि बेसिस ऑफ नाइट्रोजन। वैसे हम लोग बहुत लंबा लिस्ट आगे करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पर अभी याद रखना कि अगर बेसिस ऑफ नाइट्रोजन है तो ये क्या है, वीक बेस। तो जैसे NH4OH जिसका मतलब अमोनिया भी हो सकता है, या C5H5N इसको बोलते हैं पायरिडीन। ठीक है, इसको पिरिडीन बोल दो। ये लिख लो, ये एक लिख लो C6H5NH2। तो ये 3 वीक बेस, इनको ध्यान रखना। या आपको अगर कोई भी नाइट्रोजन का बेस दिखाई दे वो बाय डिफॉल्ट वीक है, सब के सब वीक होते हैं। ठीक है, तो ये 3 याद रखना, नॉर्मली आपको इस चैप्टर में यही दिखाई देगा। और आगे हम लोग वैसे GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तो लंबा लिस्ट और लिखेंगे, तो वैसे आपको इन तीनों के अलावा और कोई बाहर का मिलेगा नहीं, पर कोई भी मिला नाइट्रोजन है तो याद रखना वीक बेस है। तो कैसे करेंगे, इसका रिएक्शन मान लो HCl के साथ हुआ, NH4Cl, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस
अरे अमोनिया पीछे जो लिखा है NH4OH, देखो इसको ये लिखो ये लिखो बात है क्योंकि सारा रिएक्शन वाटर में होता है तो वाटर में जाते ही ऑटोमेटिक यही बन जाता है, बोथ आर सेम, ठीक है ये। और क्या हो सकता है, जैसे कि LiBr, लिथियम का बेस वीक होता है, ब्रोमीन स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक ऐसे हो सकते हैं। या जैसे मान लेते हैं, चलो नीचे वाला ले लेते हैं, तो नीचे वाला क्या होगा, C5H5NH प्लस Cl-। अरे इसका रिएक्शन HCl से कराओ तो H+ ही मिलेगा, H+ लेने वाला भी बेस होता है, और ये ऐसे भी आ सकते हैं। या मान लो इसका रिएक्शन करवा दिया किसी के साथ, मान लो HBr के साथ, तो क्या हो सकता है, C6H5NH3 पॉजिटिव Br-, ठीक है। ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो मतलब ये आपके पास वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल रहेगा, मतलब ऐसे सॉल्ट रहेंगे, ठीक है ये। अब देखो है क्या इसमें, हम लोग आगे कुछ करने के पहले, होता क्या है कि कई बार लोग स्टार्ट हो जाते हैं करना कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ लिखने लग जाते हैं। आगे कुछ करने के पहले मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ कि उसको करते, मतलब उसको कर लेते हैं, फिर आगे कुछ रिएक्शन लिखते हैं। आप बोलोगे सर ये क्या है, अरे देखो हाइड्रोलिसिस करवाने के पहले एक इक्वेशन को हमको रिलेट करना जरूरी है, उसको रिलेट कर लेंगे, फिर आगे हाइड्रोलिसिस फिर करेंगे। देखो है कि पहले इसको समझ लेते हैं। NH4Cl को लेके करते सबसे बेस्ट है, देखो सबसे पहली बात तो ये जो NH4Cl है, ठीक है, इसमें जो Cl है, मतलब समझो Cl जो है Cl-, मैंने लास्ट वाले में बताया था अभी कि जो कटायन या अनायन होते हैं, जो कटायन स्ट्रॉन्ग बेस से आते हैं या फिर जो अनायन स्ट्रॉन्ग एसिड से आते हैं, उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो Cl- का अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो दोबारा HCl बनेगा, HCl दोबारा टूट जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है, मतलब कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग हाइड्रोलिसिस समझ रहे हैं NH4Cl का, पर हम इसमें Cl का देखो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं। Cl के हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, Cl के हाइड्रोलिसिस से HCl बनेगा, HCl दोबारा टूट जाएगा, तो कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो हम लोग इसको आराम से हटा लेते हैं, आराम से हटा लेते हैं। तो ये है कटायन, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो इससे बनेगा NH4OH प्लस H+, ठीक है। याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था अगर कटायन का हाइड्रोलिसिस होता है तो कहलाएगा कटायनिक हाइड्रोलिसिस। देखो याद रखना है क्या, कटायन और अनायन अगर स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है उनका हाइड्रोलिसिस नहीं आता है, वीक वाले का होता है। वीक वाले का क्या होता है, क्योंकि ये जो बना ये 100% नहीं टूटेगा, तो मतलब कुछ ना कुछ बच जाएगा, तो सोल्यूशन का पीएच गड़बड़ा जाएगा। देखो स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होता है, जब मान लो कि NaOH बनता है, जितना बना पूरा टूट गया, तो मतलब कुछ बचा ही नहीं। देखो NaOH 10 मॉलिक्यूल बने, 10 टूट गए, तो दोबारा वहीं पे आ गए। इसके केस में ऐसा नहीं, ये एक बार बना तो ये वीक है, तो ये पूरा नहीं टूटेगा। जब पूरा नहीं टूटेगा तो इक्वेशन या फिर जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का पीएच पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या गड़बड़ होगा, क्या चेंज होगा देखेंगे, क्योंकि ये वीक है, ये पूरा नहीं टूटेगा। तो याद रखना है कि हाइड्रोलिसिस किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ कटायन जो वीक बेस से आता है, या अनायन जो कटायन जो वीक बेस से आता है और अनायन जो वीक एसिड से आता है। तो एक कटायन वीक बेस से, तो उसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो ये कटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो इसको हम लोग कई बार बोलते हैं कटायनिक हाइड्रोलिसिस। तो याद क्या रखना है, जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस होता है, तो बेस वीक है, बेस से क्या आता है कटायन, तो इसलिए कटायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब देखो ये बन गया, तो ये पूरा नहीं टूटेगा, पर थोड़ा बहुत तो टूटेगा ही है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस चैप्टर में आयनिक इक्विलिब्रियम में नए नए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने में बहुत मजा आता है। अरे मुझको मजा नहीं आता, जिसने चैप्टर बनाया है उसको आता है। तो भाई उसने बना रखा है तो हमको भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट KH हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो ये क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब होता एक्चुअल में ये है कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किसी भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है,
तो हम लोग पहले जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली कैसे जाएगी। इसकी वैल्यू दिया नहीं रहता, अभी मैं पता चलो सॉल्व कर दिया फिर बोल दो कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का यूज कर लेना, और वो दिया ही नहीं रहता है तो कैसे यूज कर लेना। तो पहले वही देख रहे हैं कि भाई इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये 2 ट्राई वीक बेस है, बेस के लिए क्या होता है केबी। अरे बेस के लिए केबी होता है ना, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, बेस के लिए केबी होता है। दोनों को ऐड कर दो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस केबी, जब दो रिएक्शन ऐड होता है तो के उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या होगा के एच इंटू के बी। ठीक है, ये तो भाई वाटर का रिएक्शन आगे हमारा जाना पहचाना रिएक्शन जिससे चैप्टर स्टार्ट होता है। तो दिस रिएक्शन का के क्या होता है के डब्ल्यू, तो के एच का वैल्यू क्या होता है के डब्ल्यू बाई के बी। तो समझो, फिर से समझो, एसिड कैसा है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग वाले का के नहीं दिया रहता। बेस कैसा है वीक, वीक वाले का के दिया रहता है, तो बेस का के भी दिया रहेगा। के डब्ल्यू, अरे के डब्ल्यू तुमको पता है भाई 10⁻⁻14, जो पता है ये दिया रहेगा, रख देना के एच आ जाएगा। तो के एच को निकालने का फॉर्मूला ये याद रखना है, के एच क्या होता है के डब्ल्यू बाई के बी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं और फिर से आते हैं। तो देखो क्या हुआ, आराम से समझो इसको। ठीक है ये, अब देखो पहले एक बात समझो, इसमें अल्फा डिफाइंड नहीं होगा। अब बोलोगे क्यों, अरे अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैंने कहा था वो तब अप्लाई होता है जब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे तो इवन वाटर ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा H, तो ये क्या होता है दिस इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है H, जिसका नाम होगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो के एच की वैल्यू क्या होता है के डब्ल्यू बाई के बी। ठीक है, और H क्या होगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इसमें। ठीक है, ये आपके पास हुआ। अब इसमें देखो समझते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि हमने बोला कि सोल्यूशन का pH 7 से कम होता है, इसको पहले लॉजिकली समझ लेते हैं। देखो ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया। ट्रिक क्या था कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो pH 7 से कम, पर इसको समझने का कोई ना कोई लॉजिक होगा। पहले लॉजिक को समझते। देखो है क्या, जैसे कि NH4Cl था, Cl ने तो कुछ किया ही नहीं, Cl तो तमाशा देख रहा था, Cl तो स्पेक्टेटर था, तमाशा देख रहा था, उसने तो कुछ किया ही नहीं। तो जो भी कर रहा है बेचारा कर रहा है NH4+। तो देखो है क्या, जब NH4+ वाटर से मिलेगा तो ये बनेगा और ये बनेगा। ठीक है, आपके पास ये बनेगा। अच्छा, ये टूटेगा NH4+ और OH- में। ठीक है, जब ये OH- बनेगा तो ये OH- H+ से मिलकर दोबारा न्यूट्रल हो जाएगा। अब एक एग्जांपल समझो, अगर मान लो ये 10 मॉलिक्यूल थे, सपोज करो 10 मॉलिक्यूल थे ये, मतलब जो हाइड्रोलिसिस में गए, तो ये कितने बनेंगे 10 मॉलिक्यूल, और ये भी फिर बनेगा 10, दोनों सेम होगा ना 10 और 10। ये कैसा है, ये वीक बेस है तो पूरा नहीं टूटेगा। तो अगर ये 10 बना तो हो सकता है ये आपका 4 टूट जाए और 6 बचा रह जाए। मतलब कि क्या हो कि अरे जैसे मान लो कि 10 मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस हुआ, ये 10 बना, ये 10 बना, तो ये क्योंकि वीक बेस है तो पूरा नहीं टूटेगा। तो ये मान लेते हैं कि 4 मॉलिक्यूल टूट गए, तो ये 4 बन गए। ठीक है, अब आप देखो क्या होगा, ये कितना है 10, ये कितना है 4, तो एसिड का नंबर ज़्यादा है तो इसलिए pH क्या होगा 7 से कम। तो ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया था कि याद कर लेना कि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो pH 7 से कम होगा, पर एक्चुअल में एसिड तो कुछ करता ही नहीं है। pH को जो भी अफेक्ट करेगा सोल्यूशन को वो वीक वाला ही करता है,
क्योंकि वीक वाला पूरा आयनाइज नहीं होता है, जिसकी वजह से पीएच इसमें 7 से कम हो जाता है। तो याद रखना कि जो सॉल्यूशन को जो पीएच होता है वो सब कुछ वीक की वजह से अफेक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग वाला कुछ करता है नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला जैसे बने को दोबारा टूट जाएगा तो कुछ फायदा ही नहीं होता उसमें। तो इसमें कहने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड, पर एक्चुअल में ये कुछ करता ही नहीं, ये सब वीक बेस की वजह से होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि ये पूरा आयनाइज नहीं होता है, इसका नंबर ज्यादा हो गया, OH माइनस का नंबर कम होगा, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है। अब समझते कि क्या होगा इसमें। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C ले लेते हैं। C इसमें क्या है, याद रखना C क्या है, इसमें C की वजह से बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है। C क्या है इसमें ध्यान रखना, ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कटायन which undergo हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जब फिर सॉल्ट का भी बोल सकते हैं, पर ज्यादा बेटर होगा कि मतलब वैसे बोलने को तो सॉल्ट भी बोल सकते हैं, पर कई बार सॉल्ट भी मिस्टेक हो जाती है, मैं दिखाऊंगा क्या है। तो सी ज्यादा बेटर होगा, सी बोलो कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कटायन विच अंडरगोस हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो वो कटायन का अमाउंट है जो हाइड्रोलिसिस में जाता है। तो सी क्या है, वो अमाउंट जो हाइड्रोलिसिस में जाता है, तो वो आपका सी कहलाएगा, मतलब सी वो कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो अब हाइड्रोलिसिस में भेजते हैं, तो C माइनस CH, इसको लिखेंगे CH, इसको लिखेंगे CH, इसमें नहीं लिखते हैं। कई बार बच्चे बोलते सर इसमें क्यों नहीं लिखा, अरे भाई चैप्टर का स्टार्टिंग पे जाओ ना। स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब वाटर को डिफाइन किया था तो वाटर का K और K भी नहीं लिया था, हमने वाटर का लिया था KW। KW क्यों लिया था, क्योंकि हमने कहा था कि वाटर का जो अमाउंट होता है, जो वाटर का जो क्वांटिटी या फिर जो भी मोल होता है, वो नॉर्मली रिएक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, नियरली वो कांस्टेंट ही रहते हैं। तो हम लोग जब कोई भी K को डिफाइन करते हैं तो वो टर्म लिखे जाते हैं जो चेंज होते हैं। इसकी वैल्यू में मतलब क्या होता है, निग्लिजिबल चेंज आता है, तो इसलिए इसको नहीं लिखा जाता। अरे हम लोगों ने जब KW, देखो चैप्टर का स्टार्टिंग ये था, जब KW जब डिफाइन किया था, अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने KW लिखा था भाई, जब KW डिफाइन किया था तो हमने वाटर के कंसंट्रेशन को कंसीडर मतलब उसको कांस्टेंट मान के हटा दिया था। अरे देखो लेक्चर में पीछे करवाया था, जब KW जब डिफाइन किया था हमने, तो उसमें वाटर का कंसंट्रेशन क्या था, नियरली कांस्टेंट था, तो उसको हमने मतलब हटा दिया था ये। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जिसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है उसको अज्यूम नहीं करते, मतलब हम लोग मेनली जब K को डिफाइन करते हैं तो वो कांस्टेंट लेते हैं, मतलब हम लोग जब K को डिफाइन करते हैं तो नॉर्मली वो टर्म लेते हैं जिनकी वैल्यू में चेंजेस आते हैं। अगर किसी का कंसंट्रेशन नियरली कांस्टेंट है तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो होता क्या है कि हाइड्रोलिसिस वाटर कर रहे हैं, पर वाटर में जैसे मान लो कि अगर 1000 मॉलिक्यूल तो 1 या 2 मॉलिक्यूल जाते हैं इसमें, मतलब बहुत बड़े में इक्का दुक्का मॉलिक्यूल, अरे बहुत ज़्यादा रहता है ये, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता वाटर के, तो वाटर को कंसीडर नहीं किया जाता है। अरे लेक्चर का स्टार्ट ही यही था कि KW नहीं एज्यूम किया था हमने, क्योंकि मतलब KW में वाटर नहीं लिया था, इसीलिए भी थोड़ी देर पहले KW डिफाइन किया था। तो क्योंकि KW में वाटर का अमाउंट हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, तो याद रखना कि इसमें वाटर को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि वाटर का अमाउंट क्या होता है, नियरली कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, सो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज नॉट कंसीडर्ड। ठीक है, और इवन हम लोगों ने जो KW लिया हुआ है उसमें ये माना हुआ है कि वाटर कांस्टेंट है। ठीक है, आराम से सोचो मैं जो बता रहा हूँ, KW में वाटर कांस्टेंट माना हुआ है और वाटर का अमाउंट नियरली चेंज नहीं होता, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करना। अब इसका डिफाइन करते देखो क्या होगा, KH। देखो आपको होगा क्या, मतलब मैं बता देता हूं, देखो होगा क्या, क्वेश्चन में K भी दिया रहेगा, यहां रख के KH निकाल सकते हो, KH आ जाएगा, C दिया रहेगा, H निकाल लेना, एक बार H आएगा तो PH आ जाएगा। अरे PH तो निकालना ही है, तो देखो क्या होगा ये, देखो PH का मतलब ये है। ठीक है, तो ये निकालना है,
जी देखो कुछ जाना पाना पहचाना इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, बस यहाँ पे क्या हो गया कि थोड़ा सा चेंज ये हो गया कि ये के डब्ल्यू बाई के बी हो गया। क्वेश्चन में के बी दिया रहेगा, रख दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, सी दिया रहेगा, सॉल्व करके एच निकाल सकते हो, और अगर एच निकालोगे रखोगे तो पी एच आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर h का वैल्यू मान लेते हैं कि बहुत बड़ा आ रहा है तो आपको यही करना पड़ेगा। एक आगे अज्यूम करते हैं, इसमें आगे इफ अगर h का वैल्यू 0.1 से कम है तो, मतलब अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर 0.1 से कम है तो तब क्या होता है, तो 1 माइनस एच नियरली 1 रहेगा, ये h की वैल्यू होगी। ठीक है, तो h क्या रहेगा, के डब्ल्यू बाई के बी इंटू सी। ठीक है, h का वैल्यू रहेगा। ठीक है, ये अरे के डब्ल्यू पता होता है, के बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, रख के h निकाल लेना। ठीक है, तो अब देखो हमें चाहिए h प्लस का कंसंट्रेशन। पीएच के लिए माइनस लॉग लेना होता है, पीएच के लिए तक ना माइनस लॉग लेना होता है, तो पावर हाफ देखो पीएच के लिए माइनस लॉग लेना होता है, तो माइनस ये माइनस ऊपर वाला तो माइनस लॉग लिया, और क्योंकि नीचे है तो माइनस उसका भी होता है भाई, ए बाई बी क्या होता है माइनस, मतलब लॉग ए माइनस लॉग बी, तो नीचे तो सिर्फ माइनस, और क्योंकि माइनस लॉग लिया तो दो माइनस। ठीक है, चाहता तो मैं प्लस लिख देता, पर मैंने ऐसे 2 बार लिखा। अब देखो क्या है, के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस 14, रख दो तो 14 आएगा। तो देखो पी एच क्या होगा 1/2 14 माइनस लॉग सी, और इसको लिख सकते हैं आपके पास माइनस लॉग के बी को पी के बी, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो 14 में से ये भी माइनस हो रहा है, 14 में से वो भी माइनस हो रहा है, तो ये पूरी वैल्यू 14 से कम आएगी, कंफर्म है। अरे 14 में से दोनों माइनस हो रहे हैं तो 14 से कम आएगा, और हाफ ले लिया तो ये वैल्यू 7 से कम आएगी, तो इसका पीएच देखो हमेशा 7 से कम आएगा। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले याद रखना है, एच का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ध्यान रखना तभी वैलिड है। मतलब जेई मेन और नीट में तो मैंने आज तक जितने भी क्वेश्चन देखे सब में यही फॉर्मूले से ट्रू है, इवन एडवांस में भी जितने भी बार क्वेश्चन है उसमें इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया है। पर इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि एडवांस वाले चीज़ों को बदल देते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब एच की वैल्यू 0.1 से कम होती है। ठीक है, जेई मेन और नीट वाले बच्चे या सीईटी वाले बच्चे आंख बंद करके इसको याद कर लो, बस ये फॉर्मूला याद करना है। बस क्वेश्चन में सी दिया रहेगा, अरे क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दिया रहेगा, के बी दिया रहेगा, रख देना आंसर आ जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो ये हो गया, अगर आपके पास सॉल्ट है किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, तो ये उसके पीएच का फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए। तो मैं इसमें कुछ बातों को समझाऊंगा जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, और स्पेशली मतलब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है इसका फॉर्मूला सबको पता रहता है, और लोग मतलब इस पे लोगों को फॉर्मूले में दिक्कत नहीं आती है। पर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वो ये कि मेडिकल वाले बच्चे इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं मैं उसको भी पॉइंट आउट करूंगा, तो आप लोग उसको ध्यान रखना। अगर आप मेडिकल या मतलब कोई भी बच्चे जेई वाले भी इससे भी गलती होती है, पर मेडिकल वालों को मैंने ये मिस्टेक करते हुए ज़्यादा देखा है। तो देखो है क्या, पहले एक सिंपल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। तो मैं अभी 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले एक सिंपल और फिर 2 थोड़े से बेटर में भी ऐसा नहीं कि कुछ डिफिकल्ट, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन। पहले एक करते हैं,
Kb ऑफ NH फॉर OH गिवन है, ठीक है। वैसे कुछ भी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसका जो H है वो 0.1 से बहुत छोटा आएगा। आप करके देखना चाहो देख लो। वैसे मैं बोलूँगा कि आप अगर ऐसा कोई वैल्यू है, तो कुछ भी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। इनके केस में अगर आपको H वेरीफाई करना है, मतलब देखो H का जो वैल्यू है 0.1 से छोटा होगा तभी वो फॉर्मूला वैलिड है। अगर आपको वेरीफाई करने का मन होगा तो अगर ये कंसेंट्रेशन 10⁻⁻5 या उससे छोटा दिया है तब जाके वेरीफाई करना। मतलब आपको याद होगा मैंने पीछे तो बताया था कि जैसे जैसे कंसेंट्रेशन कम होगा अल्फा बढ़ता है, मतलब वही, या H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ेगा। तो जब ये वैल्यू बहुत कम होगी तो इसमें H तब जाके ज़्यादा होगा। -5 से जब छोटा होगा तब सोचना, यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जाएगा आंसर। देखो क्या होगा, pH इक्वल टू ठीक है। ये pKb की वैल्यू थोड़ा ध्यान से रखना, मतलब लोग इसको भी गलत निकाल देते हैं। देखो क्या है, तो ये 4.7 आएगा। तो अरे ये रखोगे तो क्योंकि 16 में से माइनस के 4.7 तो यही आ रहा है, तो मेरे हिसाब से क्या होगा 5 पॉइंट कितना 65। ठीक है इसका आंसर, ठीक है। ये pH 7 से कम आ रहा है, ठीक है। ये तो ये तक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पर नॉर्मली इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है और उसको बच्चे मतलब ध्यान नहीं देता, जिनकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखते कि क्या रहता है इसमें। $100 ml 0.1 m HBr is mixed with 100 ml 0.1 m NH4OH. Find pH of resulting solution. जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है उसका pH बताने कितना होगा। pKb में सीधा दे देता हूं, ठीक है। अब देखो इसमें मिस्टेक क्या होता है, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन लेने में। लोग सॉल्ट का कंसेंट्रेशन, मतलब मैंने जो देखा है मेडिकल में तो मुझे मेजोरिटी में बच्चे दिखे और जेई में भी अच्छे खासे बच्चे दिखे कि कंसेंट्रेशन लेने में गलत कर देते हैं। सबसे पहली बात 0.1 और 0.1 एसिड और बेस का कंसेंट्रेशन है। जैसे आप मिलाओगे दोनों में रिएक्शन होगा भाई, एसिड बेस के रिएक्शन को भगवान भी नहीं रोक सकते। मतलब एसिड को बेस से मिलाया, रिएक्शन होना ही होना है। आगे क्या होगा बात की बात है, पहले रिएक्शन करवाओ, वो होना ही होना है। आगे की स्टोरी बात की है, ठीक है। पहले समझते क्या है। तो देखो टोटल वॉल्यूम, अरे मिक्स किया ना ये, तो टोटल वॉल्यूम 200 ml, ठीक है। क्या है इसमें,
HBr का रिएक्शन NH4OH के साथ तो बनेगा NH4Br प्लस H2O, ठीक है ये। तो देखो क्या होगा इसमें भाई, मोल ले लो, मोल क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। एसिड और बेस से में खत्म हो गए, दोनों निपट गए, दोनों खत्म हो गए। सॉल्ट कितना, अरे ये 10 मोल, ये 10 मोल, तो ये भी कितना बनेगा 10। वैसे ये मैं एक चीज बता दे, तो ये ml में है तो ये 10 मिलीमोल, ये मिलीमोल बनेगा, और वो ml में तो कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा, सब मिलीमोल मिलीमोल। तो बल्कि मैं इसको चलो मिलीमोल कर देता हूँ, m का मतलब मिलीमोल एक्चुअल में, क्योंकि ml में लिखा होगा ये, तो ये होगा 10 मिलीमोल बनेगा। तो ये जो सॉल्ट है इसका जो कंसंट्रेशन होगा, तो ये तो 10 मिलीमोल ही बना था ना ये, अरे क्या होता है कंसंट्रेशन मोल बाय वॉल्यूम। तो अगर नीचे लीटर में लेना होता है तो ऊपर मोल में, तो ऊपर मिलीमोल तो नीचे ml चलेगा। तो ये 10/200 है, तो ये आप जब करोगे तो 1/20 होगा, ये 0.05, क्योंकि दोनों को आपने मिलाया है तो वॉल्यूम डबल हो गया है, तो कंसंट्रेशन आधा होगा। देखो ये चीज आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि जब दोनों को मिलाया है तो वॉल्यूम डबल होगा, तो कंसंट्रेशन आधा होगा। मेडिकल वाले मोस्ट ऑफ द बच्चे, या इवन जेईई मेन और सीटी में भी कई बार बच्चे इस बात को ध्यान ही नहीं देते, उनको लगता है 0.1 0.1 तो सॉल्ट बनेगा 0.1 और सॉल्व कर देते हैं, और उनको आता रहता है क्वेश्चन, फिर भी वो गलत कर देते हैं क्योंकि वो ध्यान नहीं देते। तो याद रखना है, जब दोनों को अलग अलग वॉल्यूम दिया है तो टोटल वॉल्यूम डबल हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन होता है मोल बाय वॉल्यूम। तो देखो मोल इसका 10 ही बना, पर वॉल्यूम डबल हो गया है, तो इसका जो कंसंट्रेशन वो 5 × 10⁻², इस बात को ध्यान रखना है। और ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन ऐसा ही दिया जाता है कि अगर बच्चा ध्यान ना दे, मतलब एक स्टूडेंट उसको ध्यान ना दे, अगर 0.1 लेके कर दे तो उसका एक ऑप्शन मैच कर जाए। तो क्योंकि पेपर देने वालों को पता होता है कि जो स्टूडेंट आते हैं एग्जाम देने में वो ये मिस्टेक करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर एसिड और बेस अगर अलग अलग दिया है तो जब आप उनको मिलाओगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, तो कंसंट्रेशन सॉल्ट का चेंज होगा। इस बात को ध्यान रखना, सॉल्ट का कंसंट्रेशन चेंज होगा। अब ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, यहाँ कहीं नहीं था, ये कंसंट्रेशन है सॉल्ट का। अब देखो पीएच, -log C - pKb, तो C की वैल्यू रखो तो क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। log 5 की वैल्यू 0.7, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो जिस बात को बोला वो ध्यान रखना है कि जब ऐसा केस आएगा, एसिड और बेस अलग अलग देगा, तो कंसंट्रेशन को जरूर चेक करना सॉल्ट को, क्योंकि ऐसे केस में वॉल्यूम डबल हो जाता है तो कंसंट्रेशन नॉर्मली हाफ हो जाएगा। और वॉल्यूम अगर अलग अलग अमाउंट में दे दिया तो वैसे केस में क्या करना है, टोटल वॉल्यूम को निकालना जो मैंने किया है, और टोटल मोल को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना, ठीक है। तो ये करोगे तो आपका हमेशा सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन ये जो मैंने करवाया अभी, ये बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है नीट वालों का, क्योंकि मैंने नीट में ही क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा देख रखे हैं, तो ये क्वेश्चन नीट वाले बच्चे स्पेशली ज़्यादा ध्यान देंगे। जेईई मेन में भी आ सकता है, आने को तो एडवांस में भी आ सकता है, पर नीट वालों को फेवरेट है ये, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं। अब देखो इसमें मैंने कहा कि ये जो है इसमें लोग कंसंट्रेशन हाफ नहीं करते। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप में जहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं।
ठीक है, ये होगा। तो क्या कह रहे हैं, 10 to the power -2 मोलर NH4 ट्वाइस SO4 इज टेकन, फाइंड pH ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक होती है, हम लोगों को ये पूरे सॉल्ट का अमाउंट गिवन है। ठीक है, देखो हाइड्रोलिसिस में क्या जाता है, हाइड्रोलिसिस किसका होता है, देखो हाइड्रोलिसिस हो रहा था इसका हाइड्रोलिसिस इसका। ठीक है, तो हम लोगों को इसके कंसंट्रेशन से मतलब होता है कि भाई ये कितना बना, मतलब इससे मतलब होता है। ठीक है, लास्ट वाले केस में जब आपने दोनों को मिक्स किया था वॉल्यूम डबल हो गया था, तो इसका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक हाफ हो गया था। तो ये ध्यान रखना कि इस जैसे अब ये केस करें तो हमें इसके अमाउंट से मतलब होता है, ये मैंने यही लिखवाया था, सी क्या होता है, सी होता है कंसंट्रेशन ऑफ कटायन जो हाइड्रोलाइज होता है। तो इसका जो कंसंट्रेशन है हमें इससे मतलब होता है। तो देखो है क्या, ये 10 to the power -2 गिवन है, तो इससे NH4 पॉजिटिव डबल बनेगा, डबल बनेगा, तो इसलिए इसका वैल्यू 2 × 10 to the power -2 लेना है। मतलब कि जितना सॉल्ट है, सॉल्ट कितना है 10 to the power -2, मतलब कि जितना सॉल्ट है 10 to the power -2, वो उसका डबल होगा, वो ट्वाइस, तो आपको 2 टाइम्स ही लेना है, उसको डबल लेना है। ठीक है, तो याद रखना कटायन उसका डबल एक्चुअल में, तो इसको ट्वाइस लेना है। ठीक है, तो इसका जो कंसंट्रेशन है भाई ये जाएगा हाइड्रोलिसिस में, तो C = कितना होगा 2 × 10 to the power -2। तो अगर ऐसा कोई केस मिले तो डबल करना नहीं भूलना है। लोग इन्हीं चीजों में मिस्टेक कर देते हैं C का वैल्यू लेने में, C उनको जो दिखता है बस वही लिख के सॉल्व कर देते हैं। और मतलब किसी भी एग्जाम में, चाहे वो JEE मेन, नीट या एडवांस, उसमें इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता कि आप सीधा रखोगे आ जाएगा, वो चीज़ों को कहीं ना कहीं फंसाएंगे। तो नॉर्मली वो ऐसा क्वेश्चन देते हैं जहाँ पे कंसंट्रेशन या तो डबल हो रहा हो या फिर लास्ट वाले की तरह जहाँ पे हाफ हो रहा हो, और जिसमें लोग ध्यान नहीं देते गलत हो जाता है और फिर उनके मार्क्स नहीं आते। तो ये ध्यान रखना कि डबल बन रहा है तो कटायन का अमाउंट डबल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब निकाल लेते हैं pH, चलो हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अब 14 इसको रखोगे तो 2 और -log2 और -4.7, log2 को ले 0.3 तो 5 हो जाएगा, तो 16 - 5। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको समझते हुए जहां पे H का वैल्यू मतलब 0.1 से बड़ा आ गया। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि H का वैल्यू 0.1 से बड़ा आ जाए, तो वैसे केस को कैसे हैंडल करेंगे ये देख लेते हैं। तो मैं ये जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ JEE एडवांस में आ सकता है। अगर कोई बच्चा JEE मेन और नीट के लिए या CET के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो ये इस क्वेश्चन को स्किप कर सकता है, उसके लिए नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ JEE एडवांस में आ सकता है और किसी एग्जाम में नहीं आ सकता। तो क्या हो सकता है ये समझते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये इसका KB है। ठीक है, तो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया, मतलब जैसे कि 10 to the power -6, तो H को वेरीफाई करना मत भूलना, क्योंकि जो फॉर्मूला था 14 - log C - pKb वो तभी वैलिड है जब H की वैल्यू 0.1 से कम है। तो जब कंसंट्रेशन कम होगा तो H की वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ कंसंट्रेशन बहुत कम है तो H को वेरीफाई करना नहीं भूलना है। तो पहले चलो H को वेरीफाई करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, KW KB × C, तो यही लिखवाया था मैंने।
एक मिनट ज़रा मार्कर चेंज कर ले, इसका इंक थोड़ा सा कम लग रहा था। तो देखो क्या हो गई है, 10⁻⁻14 केबी। तो ये आपके पास आ रहा है, ठीक, ये आ रहा है। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 0.1/2 मतलब कि 0.05, ठीक है। 0.05 का रूट, तो इसको थोड़ा बहुत आप करके देखना, मैं बता देता हूँ। इसमें h का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.7 है। अरे 0.7 इंटू 0.7 करोगे, नहीं वो 0.4, नहीं 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 नहीं, अगर 0.7 इंटू, नहीं 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 ये नहीं है, अगर 0.7 इंटू 0.7 करेंगे तो 0.49 होगा, नहीं नहीं वो तो बहुत बड़ा वैल्यू हो गया। 0.5 0.2 अगर लेते हैं, 0.2 इंटू 0.2 तो 0.04, अच्छा उसी के आसपास है। और पॉइंट अगर 3 लेते हैं तो 0.3 इंटू 0.3 0.09, अच्छा उससे दूर है, तो बल्कि ये ले लेते हैं 0.22, ये बेस्ट रहेगा। 0.22 को मल्टीप्लाई करके देखो, ये आएगा 0.0484। अरे 22 का भाई स्क्वायर होता है 484, तो वो 0.0484 उसी के आसपास है, चलेगा, क्लोज वैल्यू। तो ये एच का वैल्यू है। तो अब यहाँ पे देखो एच का वैल्यू क्या हो रहा है, 0.1 से बड़ा आ रहा है, तो आगे जो फॉर्मूला होता है तो उसको यूज़ नहीं कर सकते। अरे बताया था ना कि अगर एच का वैल्यू 0.1 से छोटा होगा, अरे हम लोगों ने ये जब फॉर्मूला बनाया था, ये जब फॉर्मूला, अच्छा ये जब फॉर्मूला बनाया है, इस फॉर्मूले के पहले कंडीशन लिखा है, आप देखो कि h 0.1 से छोटा होगा, h 0.1 से छोटा होगा तब ये फॉर्मूला वैलिड है। अरे हम ये बोल रहे हैं भाई 0.1 से छोटा होना चाहिए तब ये वैलिड है, 0.1 कहाँ छोटा है, मतलब जो माना वही गलत है, तो मतलब ये फॉर्मूला इसमें वैलिड नहीं है। जब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है तो पीएच वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कि अब इसमें फिर क्या कर सकते हैं, तो इसमें वही पूरा करेंगे, क्या होगा KW बाई KB, अरे जो होता है ना KH इक्वल टू CH²/1 - H, तो इसको सॉल्व करना होगा। और वही H प्लस की वैल्यू क्या है, C इंटू H, तो इससे H निकालो और रखोगे तो उससे pH आएगा, ठीक है, ये करना होगा। तो देखो कैसे होगा ये, बल्कि इधर इसको 20H² कर देते हैं, हिसाब सही आ रहा है ये। पॉजिटिव रूट लेंगे, नेगेटिव रूट तो वैल्यू बहुत ज़्यादा माइनस हो जाएगी। -b विधान पे यही होगा, ये प्लस नेगेटिव रूट नहीं लेंगे, पॉजिटिव रूट लेंगे, नेगेटिव h की वैल्यू तो पॉजिटिव आ गई, तो b² और -4ac, तो ये a/2 है, मतलब कि 40। तो ये आपके पास क्या होगा 81, अरे 81 प्लस बार 9 आएगा अपॉन 40, बल्कि 0.2, एग्जैक्टली 0.2 आया। तो बस वही h प्लस की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं हुआ, पर किया ऐसे ही जाता है, ठीक है जी।
तो ये इसका आंसर है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन था तो पीएच पता ही होता है कि 7 के आसपास आता है, जब बहुत डाइल्यूट होता है तो ये इसका आंसर है। तो अगर ऐसा कोई केस आ गया तो इनको इस तरीके से सॉल्व करना, ध्यान रखना है कि इसमें फिर वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली जेईई में या नीट में नहीं आते हैं।